guys, this is me Asit Kumar Yadav. As we know, yesterday we have discussed notes of the chapter number 3, that is human reproductions, and some topics were completed in the notes and some was remained. Now today we will complete that topics that was remained yesterday, and after today, tomorrow we will discuss the exercises, that whatever is the question answer given, we will discuss that exercises, and then after we will move to the chapter number 4, and let's this series will be continued till all the syllabus of the NCERT chapter class 12 will be completed. Now let's start. And if you are new to my channel, please like my videos, share my videos, and share it to your friends. Subscribe my channel and click on the bell icon to be updated. Thanks all. Let's start. As I told earlier, we have completed the some topics and some we are remained. Now today we will start from oogenesis, and before to the oogenesis we have completed. Now let's see oogenesis. The process of formation of mature female gametes is called oogenesis. इसमें क्या होता है, इसमें मेच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं. इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. ये कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही ये शुरू हो जाता है oogenesis. व्हेन मिलियंस ऑफ oogonia गैमिट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन इच फीटल ओवरी. और ये कब शुरू हो जाता है, जब यानी गर्ल चाइल्ड फीटल ओवरी मतलब फीटल में ही रहता है, यानी कि बिफोर टू द वर्ल्ड, यानी कि जन्म लेने से पहले जब वो अपने माँ के गर्भ में ही मतलब फीमेल गर्ल चाइल्ड रहता है, उस टाइम oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाता है. और किस में होता है, oogonia, डैट इज़ द गैमिट मदर सेल. आगे देखते हैं. द गैमिट मदर सेल स्टार्ट डिवीज़न एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट. और जो गैमिट मदर सेल है वो क्या होता है, उसका डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और कहाँ चला जाता है, मतलब प्रोफेज फर्स्ट के प्रोसेस में चला जाता है. इसका भी डिवीज़न है ये, इसमें मियोटिक डिवीज़न होता है. एंड गेट टेम्पोररी अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. और ये कहाँ तक चला जाता है, प्राइमरी oocyte तक बनकर रह जाता है. इस प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल. और हर एक जो प्राइमरी oocyte होता है वो किससे सराउंड हो जाता है, ग्रेन्युलोसा सेल. और इसको क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. एट प्यूबर्टी यानी कि मेच्योर अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में अबाउट 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन इच ओवरी. केवल 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स बचता है ओवरी में. चलिए आगे देखते हैं. इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए थे, टीएस ऑफ ओवरी है. आगे देखते हैं हम लोग. प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स. और प्राइमरी फॉलिकल किससे होता है, सराउंड हो जाता है मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं. दैट ट्रांसफॉर्म इनटू टर्सरी फॉलिकल. और किस में ट्रांसफर हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल में. एंड कंटेन फ्लूइड फिल कैविटी. और इसमें फ्लूइड यानी कि फ्लूइड लिक्विड फिल होता है, उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंट्रम बोलते हैं. फ्लूइड फिल लिक्विड कॉल्ड एंट्रम. ये देख लीजिएगा oogenesis का प्रोसेस है, इसका हम लोग पूरा एनालिसिस कर चुके हैं और पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा. अगर नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. टर्सरी फॉलिक्यूल्स फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिक्यूल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिक्यूल. और जो टर्सरी फॉलिक्यूल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, मैच्योर फॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिक्यूल. विच रैप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte. और जो रैप्चर होकर क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं. ये फीमेल गैमिट सेल है. फ्रॉम द ओवरी, ओवम कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से. बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन. और ओवम को रिलीज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं. अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट स्टार्ट एट द प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्च. और ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी स्टेज में. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्क बोलते हैं. याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है. व्हाट इज कॉल्ड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, उसको क्या बोलते हैं, मिनार्च. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या फेज होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 फेज. इसमें 4 फेज होते हैं. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, इसके बारे में देखते हैं. इन ए 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज में इंटरवल में होता है, यानी कि 28 to 29 डेज. तो यहाँ 28 डेज माना गया है. द मेंसेस टेक्स प्लेस ऑन द साइकिल डेज 3 to 5. और मेंसेस कब होता है, 3 से 5वें दिन तक होता है. द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल एस को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस.
और इसमें LH का क्या होता है, LH का फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाता है यानी कम हो जाता है। द विथड्रॉवल ऑफ दिस हार्मोन काउजेज डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और इस हार्मोन के कम होने से क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। एंड देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस, और इससे कारण क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस इन दिस फेज, और जो एस्ट्रोजन होता है उसका भी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन एंड मेंस्ट्रुएशन बिगिन, और जो इंडोमेट्रियम बाल होता है वो क्या होता है, यूटेरस का, वो ब्रेक होता है यानी रैप्चर टूट जाता है। इसी के कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। द सेल ऑफ इंडोमेट्रियम सेक्रेशंस ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कंसिस्टेड द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और जो सेल होता है इंडोमेट्रियम वाल का, उसमें क्या रहता है, इंडोमेट्रियम सिक्रेशन रहता है, ब्लड रहता है, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम यानी जो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है वो रहता है, और कॉन्स्टिट्यूट द मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी के कारण क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसमें यही सब एलिमेंट्स रहता है। चलिए आगे देखते हैं। That is the next is the follicular phase. This phase usually includes cycle day to 16 to 13 और 14 in a 28 days cycle. और ये कब का फेज़ होता है, 6 से 13वां दिन और 14 दिन यानी 14वां दिन का ये साइकिल होता है। ये 28 डे का फुल साइकिल होता है, उसमें 13 से लेकर 14वां दिन तक, 6 से 13वां से और 14 दिन तक होता है। द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि जिसको FSH बोलते हैं, सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द ओवेरियन फॉलिकल टू सिक्रेट एस्ट्रोजन, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है FSH का सिक्रेटेड होता है, उसके कारण क्या होता है, स्टिमुलेट करता है कि उसको प्रोत्साहित करता है ओवेरियन फॉलिकल को, किसके सिक्रेट करने के लिए, ये सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन को। देखते हैं, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन बाल, और एस्ट्रोजन क्या किसको प्रोत्साहित करता है, प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम को, जो कहाँ रहता है, यूटेराइन वाल में। द इंडोमेट्रियम बिकम्स थिकर बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन, और इंडोमेट्रियम क्या होता है, थिकर बन जाता है यानी मोटा बन जाता है, किससे, रैपिड सेल जब मल्टीप्लाई करेगा तो और उसमें ज़्यादा सेल बनेगा तो उसमें थिकर बन जाता है। एंड दिस इज accompanied बाय एन इंक्रीज इन द यूटेराइन ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स, और किसमें ये इंक्रीज हो जाता है, यूटेराइन ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स में इंक्रीज हो जाता है। देख लेते हैं, और ये डायग्राम एनालिसिस हम लोग किए ही थे, पिछले के वीडियो में देख लीजिएगा। FSH LSH का मान हम लोग क्या देखे थे, वो 14 मिड साइकिल में वो इंक्रीज हो जाता है, और एस्ट्रोजन का भी, एस्ट्रोजन ओवेरियन हार्मोन ये भी इंक्रीज हो जाता है एट द 14 डे ऑफ मिड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये ओवेरियन साइकिल में हम लोग देखे थे, ये जो प्राइमरी फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्सरी फॉलिक्यूल और जो बनता है आगे, इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज द ovulatory phase. Both LH and FSH यानी luteinizing hormone and follicular stimulating hormone attain a peak level in the middle of cycle about 14 days। जैसे कि हमने बताया ही कि जो LH होता है और FSH होता है वो मिड साइकिल में क्या होता है, मिडिल यानी सबसे ऊपर पीक लेवल पे पहुंच जाता है। एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, और एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड में वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल, और जो ज़्यादा मतलब LH का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल रैप्चर हो जाता है, रैप्चर होने लगता है। एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, इसके कारण क्या होता है, ओवम का रिलीज होता है। इनफैक्ट LH काउजेस ओवुलेशन, और इसमें जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, LH जो होता है ओवुलेशन में, LH के कारण ही ओवुलेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट इज द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के बारे में देखते हैं। ल्यूटियल फेज क्या होता है, इंक्लूड्स साइकिल डेज 15 to 18, और कब से कब तक का होता है, 15 से लेकर के 18वां दिन तक का फेज होता है। इसको हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। इंडोमेट्रियम थिकनेस, और इंडोमेट्रियम थिकनेस को मेंटेन करता है कौन, ल्यूटियल फेज में ही होता है। यूटेराइन ग्लैंड्स बिकम सेक्रेटरी, और यूटेराइन ग्लैंड्स क्या हो जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है। अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल्स ऑफ MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखते हैं क्या क्या हार्मोन इसमें कंट्रोल होता है, क्या हार्मोन का फंक्शन होता है, इसके बारे में देखते हैं। FSH स्टिमुलेट्स द ओवेरियन फॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, और FSH जो होता है किसको प्रोत्साहित करता है, ओवेरियन फॉलिक्यूल को क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
LH स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रेट प्रोगेस्ट्रॉन। और जो LH होता है यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो किसको प्रोत्साहित करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को क्या सिक्रेट करने के लिए? प्रोगेस्ट्रॉन हार्मोन को। आगे देखते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज इज काउज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो इसमें मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाता है। LH काउजेज ओव्यूल्यूशन, LH के कारण ही ओव्यूल्यूशन होता है। देखते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज इज काउज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। और प्रोलिफरेटिव फेज किसके कारण होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के कारण प्रोलिफरेटिव फेज होता है। सिक्रेटिव फेज इज काउज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरोन। और सिक्रेटिव फेज किसके कारण होता है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेस्टेरोन। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस हम लोग रिविजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ओवम जब फर्टिलाइज करता है, मतलब फ्यूजन करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ड्यूरिंग क्वाइटस कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज इनटू वेजिना। और ड्यूरिंग क्वाइटस यानी कॉपुलेशन के द्वारा, यानी कि द फर्स्ट इंटरकोर्स बिटवीन द मेल एंड फीमेल, उस प्रोसेस को कॉपुलेशन बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? सीमेन इज रिलीज इनटू वेजाइना। सीमेन जो होता है मेल का, मतलब स्पर्म में सीमेल पाया जाता है, सीमेन को कहाँ रिलीज होता है? इनटू वेजाइना, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होता है। तो मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ स्थमस। और जो मोटाइल यानी स्पर्म क्या होता है? मोटाइल होता है यानी मूविंग होता है, जो रैपिडली वो कहाँ होता है? स्विम, मतलब स्विमिंग करने लगता है। एंड रैपिडली टू रीच द जंक्शन ऑफ स्थमस। और कहाँ पहुँच जाता है? स्थमस जंक्शन में या जंक्शन ऑफ स्थमस में। एंड एम्पुला ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब। और एम्पुला तक, कहाँ है एम्पुला रहता है ये सब? फ्लोपियन ट्यूब में। द ओवम ऑल्सो रीचेस देयर, ओवम भी वहाँ पहुँचता है। एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, और उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है कहाँ पे? इन एट द एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। फ्यूजन कहाँ होता है यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। आप लोग याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। और एम्पुलरी स्थमस जंक्शन किस में पाया जाता है? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इन दिस एक्रोसोम ऑफ स्पर्म अंडरगोज एक्रोसोमल रिएक्शन। और जो इसमें क्या होता है? एक्रोसोम जो होता है यानी हेड ऑफ द स्पर्म होता है, वो किस में अंडरगोज हो जाता है? यानी एक्रोसोमल रिएक्शन में टेक्स प्लेस होता है। एंड रिलीज सर्टन स्पर्म लाइसिन्स। और इसमें क्या स्पर्म लाइसिन, ये क्या होता है? इंजाइम होता है, जो कि हेड ऑफ जो एक्रोसोम होता है, यानी कि हेड ऑफ द स्पर्म होता है। इस एक्रोसोम की स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, उसमें जो इंजाइम पाया जाता है, उस इंजाइम का क्या नाम है? स्पर्म लाइसिन, विच डिजॉल्व द एग इन्वॉल्व्स लोकली एंड मेक द पार्ट ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। और इसके कारण क्या होता है? जो कि एग में इन्वॉल्व होता है लोकली यानी थोड़ी देर के लिए, और क्या पाथ बना देता है, जैसे कि पेनिट्रेशन, यानी स्पर्म ओवम में पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेट कर सके, यानी कि उसमें क्या कहा जाता है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं पेनिट्रेशन को? भेदन, भेद कर सके, यानी अंदर तक जा सके, इस ओवम के अंदर तक जा सके। चलिए आगे देखते हैं, द स्पर्म लाइसिन कंटेन ए लाइसिंग एंजाइम। स्पर्म लाइसिन जो होता है उसमें क्या रहता है? लाइसिंग एंजाइम रहता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइलुरोनाइडेज विच डिजॉल्व द हाइलोरिक एसिड पॉलीमर्स। जिसमें क्या रहता है? हाइलोरोनाइडेज रहता है, जिसमें क्या डिजॉल्व रहता है? हाइलोरिक एसिड रहता है, एसिड का पॉलीमर्स रहता है। इन द इंट्रासेलुलर स्पेस, और किस में रहता है? इंट्रासेलुलर स्पेस में। विच होल्ड्स द ग्रेनुलोसा सेल्स, जिसमें क्या होल्ड करता है? ग्रेनुलोसा सेल्स को ऑफ कोरोना रेडिएटा टुगेदर, और कोरोना रेडिएटा को टुगेदर यानी एक साथ। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, जो कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेट यानी भेदन का एंजाइम रहता है। दैट डिजॉल्व्स द कोरोना रेडिएटा, जो कि कोरोना रेडिएटा में डिजॉल्व होता है। एंड एक्रोसिन, जो एक्रोसिन होता है, विच डिजॉल्व द जोना पेलिसिडा, जो कि जोना पेलिसुडा को डिजॉल्व कर लेता है। देन इट डिजॉल्व द जोना पेलिसुडा, और इसके कारण लास्ट में क्या होता है? इसको जोना पेलिसुडा में डिजॉल्व कर लेता है। आगे देखते हैं, दैट इज कोर्टिकल रिएक्शन। और व्हाट इज कोर्टिकल रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। इमीडिएट आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, और इमीडिएट यानी तुरंत बाद ही जब स्पर्म एग में पेनिट्रेट कर लेता है, द लेटर शोज ऑफ कोर्टिकल रिएक्शंस टू चेक द एंट्री ऑफ मोर स्पर्म्स। इसके कारण क्या होता है? कोर्टिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण चेक क्या करता है? एंट्री ऑफ मोर स्पर्म, जो कि अदर स्पर्म को एंट्री नहीं देता है। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट beneath द एग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीज केमिकल सब्सटेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विटेलाइन मेम्ब्रेन। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं।
इन दिस सेक्शन में क्या होता है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी एग्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है किसके बिटवीन, उप्लाज्मा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि उप्लाज्मा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बिटवीन में यानी कि बीच में केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है। दिस सब्सटेंस रीच द विटेलाइन मेम्ब्रेन अबव द एग सरफेस, और ये सब्सटेंस क्या होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन को दिस सब्सटेंस रेज यानी कि विटेलाइन मेम्ब्रेन को प्रोत्साहित रेज करते हैं अबव द एग सरफेस से ऊपर उठने के लिए। द एलिवेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। द इंक्रीज्ड स्पेस बिटवीन द uplasm and the fertilization membrane and the chemical present in it effectively check the entry of other sperms, और जो इंक्रीज स्पेस, जो कि स्पेस बढ़ जाता है किसके बिटवीन, उप्लाज्मा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन को ही फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन को देखिए लिखा है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन और केमिकल प्रेजेंट रहता है, इसमें क्या इफेक्ट करता है, जो कि अदर स्पर्म का एंट्री को देख रेख करता है, यानी कि कोई अदर स्पर्म इसमें एंट्री ना कर ले। चलिए आगे देखते हैं। द पोलीस्पर्मी अकर्स, इसमें क्या होता है, पोलीस्पर्मी यानी एक ही स्पर्म अंदर जाता है, यानी वो भेदन करता है, पेनिट्रेट करता है। दैट इज मोर देन वन स्पर्म इंटर द सेकेंडरी oocyte, द रिजल्टिंग ऑफ सेल हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली। इसमें क्या होता है, एक ही मतलब क्या होता है, एक ही स्पर्म भेदन करता है, अगर इस एक से ज़्यादा अगर स्पर्म इसमें चला जाएगा सेकेंडरी oocyte में, देन क्या होगा, रिजल्टिंग सेल हैज़ टू मच जेनेटिक मटेरियल टू डेवलप नॉर्मली, और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, जो कि नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाएगा, यानी कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन जैसे पढ़े थे ना हम लोग प्लांट में होता है, इसी तरह डबल फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो इसमें जुड़वा बेबी जो होता है, मतलब होता है ना ट्विंस का यहाँ डेवलपमेंट होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जैसे स्पर्म और ओवम कैसे मतलब फर्टिलाइज करें, इसके बारे में हम लोग देखे ही थे, एक बार देख लीजिएगा आप लोग एनसीईआरटी डायग्राम भी, और यहाँ देख लीजिएगा, इसके बारे में हम पूरा बता ही दिए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द हैप्लॉइड गैमिट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डायप्लॉइड जाइगोट, और जो हैप्लॉइड गैमिट होता है फ्यूज करता है टुगेदर, एक साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, डायप्लॉइड जाइगोट, यानी कि जैसे हम लोग देखे थे ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है, अगर दोनों का एन है, फीमेल गैमिट में क्या होता है, मेल गैमिट में क्या होता है, अपने क्रोमोसोम नंबर आधा रहता है यानी एन रहता है, और दोनों फ्यूज करता है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट जो बनता है तो क्या रहता है, 2n रहता है, यानी डायप्लॉइड रहता है, तो वहीं लिखा गया है द हैप्लॉइड गैमिट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डायप्लॉइड जाइगोट। एज जाइगोट मूव्स टुवर्ड्स द यूटेरस, और जैसे जाइगोट यूटेरस यानी गर्भाशय की तरफ बढ़ता है, द मेटोटिक डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम द क्लीवेज टू चेंज 2, 4, 8, 16 सेल्डेड ब्लास्टोमियर्स, और जैसे ही मतलब जाइगोट क्या होता है यूटेरस की तरफ जाने लगता है तो क्या उसमें मेटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, इसके कारण क्लीवेज होता है, क्लीवेज के कारण मतलब क्या होता है, डिवीजन होने लगता है, इसके कारण क्या बनता है, 2, 4, 8, 16 सेल्डेड ब्लास्टोमियर्स बनने लगता है, यानी एक से मतलब एक जाइगोट है, इसमें एक जाइगोट एक सेल है, इससे क्या बनेगा, फिर यहाँ माइटोटिक डिवीजन 2 बन गया, फिर इसमें 2 होगा, इसमें 2 होगा, 4 हो जाएगा, फिर इसी तरह 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, फिर इसी तरह 16 सेल्डेड ब्लास्टोमियर्स बनने लगता है। द ब्लास्टोमियर्स विथ 8 to 16 सेल्स आर कॉल्ड मोरूला, और जो ब्लास्टोमियर जिसमें 8 से 16 सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला डिवाइड टू चेंज इनटू ब्लास्टोसाइट्स, और मोरूला ही डिवाइड करके किस में चेंज होता है, ब्लास्टोसाइट में। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसाइट आर अरेंज इनटू आउटर लेयर कोल्ड ट्रोपोब्लास्ट, और जो ब्लास्टोमियर्स होता है ब्लास्टोसाइट में उसमें अरेंज होता है आउटर लेयर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास, और जो आंतरिक यानी इनर सेल मास होता है, इनर सेल ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको वो ट्रोपोब्लास्ट अटैच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसाइट्स इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, जो आउटर लेयर रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। एंड अटैच विथ इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, और कहाँ अटैच रहता है, इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, यानी यूटेरस के इंडोमेट्रियम में अटैच रहता है, कॉल्ड इम्प्लांटेशन, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन करते हैं। दैट लीड्स टू प्रेगनेंसी, जो जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है, इम्प्लांटेशन के कारण ही ना प्रेगनेंसी होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। अब प्रेगनेंसी एंड इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड क्रोनिक विल्ली, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ट्रोपोब्लास्ट में जो इम्प्लांटेशन के बाद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक विल्ली बोलते हैं। दैट अलॉन्ग विथ यूटेराइन वाल्स फॉर्म फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा, और जो क्या कहता है, जिसके कारण क्या होता है, अलॉन्ग विथ यानी साथ में मिलकर क्या बनाता है, यूटेराइन वाल, जो कि क्या होता है, फॉर्म्स फंक्शनल यूनिट बनाता है
जिसके किसके किसके बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो और मेटरनल बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा इज अटैच्ड विथ फीटस विथ एन अम्बिलिकल कॉर्ड दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो। और प्लासेंटा किससे अटैच रहता है, फीटस के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड से, जिसका जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो। फूड और मतलब भोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को पहुंचाता है कहाँ, डेवलपिंग एम्ब्रियो तक। अब देखते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है, एचसीजी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, और एचपीएल जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, आर प्रोड्यूस इन वुमेन यानी मादा में, मतलब क्या कहते हैं, औरत में जो मतलब जब प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये प्रोड्यूस होता है, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय प्लासेंटा। ये केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही यानी गर्भावस्था में ही ये प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद द इनर सेल मास एम्ब्रियो, जो कि इनर सेल है, जो कि आंतरिक लेयर होता है सेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, जो कि एम्ब्रियो का होता है, डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म, जो कि डिफ्रेंशिएट किस में हो जाता है, आउटर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म, इनर लेयर को इंडोडर्म, और मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इजोडर्म। और जो बीच वाला यानी मिडिल लेयर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। दिस लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट। और इसी लेयर के कारण, इन्हीं सब लेयर के कारण क्या होता है, जितना भी टिश्यू और ऑर्गन बनता है एडल्ट्स में, इन्हीं लेयर के कारण होता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इनर सेल मास कंटेन certain cell dead stem cells which have the potency to give rise to all tissues and organs। इसमें बताया गया है कि ये जो इनर सेल मास होता है ना, इसी कारण इसमें बहुत सारे सेल, सर्टेन सेल डेड होता है, स्टेम सेल होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पोटेंशियल यानी उसमें पोटेंशियल रहता है कि वो मतलब गिव राइज यानी कि नया सेल और नया टिश्यू और नया ऑर्गन्स बना सके। किसके कारण होता है ये, इनर सेल मास। देखिए हम लोग कलर चेंज करके बता देते हैं। ये जो इनर सेल मास होता है ना, इनर सेल मास, इसी में ये पोटेंशियल होता है, यानी पोटेंशियल होता है इसी में कि वो नया टिश्यू और ऑर्गन्स बना सके। चलिए आगे देखते हैं। इन ह्यूमन यानी कि मनुष्य में, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 महीना प्रेगनेंसी के बाद, द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म्ड। हार्ट मतलब दिल, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल ही बोलते हैं ना, हाँ, हार्ट मतलब दिल, मतलब हृदय, हार्ट मतलब हृदय फॉर्म्ड हो जाता है 1 महीना, जो प्रेगनेंसी के 1 महीना बाद होता है ना, बेबी में जो फिटल मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें हार्ट फॉर्म्ड हो जाता है, हार्ट बन जाता है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। और सेकेंड मंथ खत्म होने ही प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, लिम्स और डिजिट बन जाता है। बाय द एंड ऑफ 12th मंथ्स, जैसे कि 12th मंथ नहीं, यहाँ 12th वीक होगा, यहाँ गलत दे दिया है, मतलब 12th मंथ तो नहीं होता, 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड, यहाँ 12th वीक होगा, वीक आप लोग सही कर लीजिएगा, 12th वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो 3 मंथ का होता है, 12 वीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 12th मंथ दे दिया है, गलत दे दिया, गलती से लिखा गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक, वीक कर लीजिएगा। मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। और 12th वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होता है, और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, और वो जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स होता है वो अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन 5th मंथ। और जो पहला फीटस का मूवमेंट होता है कब ऑब्जर्व किया जाता है, 5वें मंथ में। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, और 6 महीने के बाद यानी 24 वीक्स के बाद, बॉडी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। इसमें क्या होता है, फाइन हेयर्स मतलब अच्छे से बाल उग आते हैं, मतलब जम जाते हैं। आईलिड्स एंड, जो आँख का पुतनी होता है, पुतली, आईलिड्स एंड आईलेस आर फॉर्म्ड। जो आईलेस और आईब्रो होता है जो बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स फीटस इज़ फुली डेवलप्ड। और 9 मंथ में फीटस फुली डेवलप हो जाते हैं, और इसके कारण बेबी का डिलीवरी होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग पार्चुरेशन और लैक्टेशन। अब देख लेते हैं पार्चुरेशन क्या होता है। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जैसे कि आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड यानी 9 मंथ होने के बाद जब फुली डेवलप फीटस हो जाते हैं, और उसके बाद जो बेबी का डिलीवरी होता है, फीटस का डिलीवरी होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा इंड्यूसिंग मिडिल यूटेराइन कंट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और जो होता है, जो सिग्नल्स, और जो सिग्नल्स मिलता है कि पार्चुरेशन होने वाला है यानी बेबी का डिलीवरी होने वाला है, किससे होता है, जो फुली डेवलप फीटस यानी कि फीटस को जब फुली डेवलप हो जाता है तब पार्चुरेशन का सिग्नल मिलता है। और प्लासेंटा से इंड्यूसिंग मिल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन, और प्लासेंटा से जो कंट्रैक्शन होने लगता है यानी फैलाव होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। और इसके कारण क्या होता है,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होता है किसके कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी द्वारा। अब देखते हैं लास्ट बचा है लैक्टेशन। लैक्टेशन किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टू द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। और जो मेमोरी ग्लैंड होता है, जैसे कि मैंने हम मेमोरी ग्लैंड के बारे में पूरे पढ़े थे हम लोग पिछले के वीडियो में, उसमें क्या होता है कि उसमें मिल्क बनना शुरू हो जाता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग शुरू हो जाता है, यानी कि मिल्क का बनना शुरू हो जाता है टू द इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के मतलब आखिरी दौर में, यानी कि प्रेगनेंसी के 9 मंथ से ख़त्म होते होते मतलब उसमें दूध बनना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टेशन बोलते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा शुरू होता है, लैक्टेशन के द्वारा। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और जो मिल्क यानी कि दूध का प्रोड्यूस और प्रोडक्शन होता है इनिशियल फ्यू डेज, यानी कि आफ्टर द पाचुरेशंस, जो फ्यू डेज यानी कि जो पाचुरेशन के बाद कुछ दिन तक जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसमें क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें क्या होता है, बहुत सारा एंटीबॉडीज होता है, जिससे कि बेबी के लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कोई डिसीज़ जल्दी बेबी में नहीं होता है। हेलो गाइस, दिस कंप्लीटेड। आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल से डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन आंसर रह गया है और एक्सरसाइज जो रह गया, एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, और कल हम लोग बस एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज जो दिया जाता है, जो भी एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है 20-25 कितना मतलब मेरे हिसाब से शायद 17-18 क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर में भी है, तो उस चैप्टर का पूरा आंसर हम लिख करके प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। और कल के बाद कल तो आंसर एक्सरसाइज होगा, और परसों से हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है, शायद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। वो भी मतलब रिप्रोडक्शन का ही एक यूनिट है, रिप्रोडक्शन में 4 यूनिट है, और वो शायद आखिरी यूनिट है चैप्टर 4। उसके बाद फिर हम लोग जेनेटिक्स शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग के कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको जल्द से जल्द जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, दैट्स ऑल।